हेलो एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज के सेशन में वीकली करंट अफेयर्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीक पॉलिटी का हमारा करंट अफेयर्स एनालिसिस नहीं हुआ था, सो वी विल बी कवरिंग द न्यूज फ्रॉम 24th of September टू 7th of October। तो पॉलिटी से रेलेवेंट जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस थी हम उसको देखेंगे। तो जो टॉपिक्स या इश्यूज है आप ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इट इज अबाउट द राइट टू हेल्थ केयर। तो एक नई अप्रोच है, दैट इज देयर शुड बी अ राइट विद रेफरेंस टू द हेल्थ केयर सेक्टर। सो दिस इज बेसिकली अबाउट द कांग्रेस गवर्नमेंट इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। तो जब इलेक्शन होना था, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि हम लोग राइट टू हेल्थ केयर लेके आएंगे। सो दिस प्रेजेंट्स एन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। सो वन इज दिस, वी आर गोइंग टू डिस्कस कि राइट टू हेल्थ केयर कैसे हो सकता है, क्या करना चाहिए उसके लिए। एंड इनफैक्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 उन्होंने कहा था कि राइट टू हेल्थ शुड बी अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, सो वन वी लुक एट दिस। दूसरी चीज हम देख रहे हैं, देयर इज अ चेंज। आप देखिए कुछ टाइम से कितनी सारी स्कीम्स में राइट्स बेस्ड अप्रोच देखने को मिलती है, जैसे कि राइट टू हेल्थ केयर का एक प्रपोजल हो गया, राइट। देन वी हैव राइट टू एजुकेशन, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग अबाउट द राइट। तो हमारे पास कितने सारे प्रोविजंस हैं जहां हम देख रहे हैं राइट्स बेस्ड अप्रोच इज बीइंग यूज्ड। सो आई विल बी शेयरिंग अ क्वेश्चन ऑन दैट लाइट ओवर हियर। Next is with reference to प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और let me just expand this, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। So basically there was an analysis, कोई स्टडी करी थी, सर्वे किया गया था इन द सदर्न स्टेट्स, और देखा गया था कि जो कोविड-19 के रेफरेंस में जो पेशेंट्स है हुए थे ना, काफी सारे लोग जो हॉस्पिटलाइज हो गए थे, तो उनमें से काफी लोगों को, मोस्ट ऑफ देम हैड टू मेक पेमेंट्स, और अपनी जेब से पैसा खर्चना पड़ा डिस्पाइट बीइंग एलिजिबल फॉर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इस रेफरेंस में वी लुक एट व्हाट इज दिस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, एक तो ये हो गया, एंड देन इश्यूज एसोसिएटेड विद इट। तो एक क्वेश्चन इस लाइंस पे आ सकता है। नेक्स्ट इज नो वर्ड ऑन पार्लियामेंट्री पैनल। कौन सी पैनल? पार्लियामेंट्री पैनल। बेसिकली द स्टैंडिंग कमिटीज, पार्लियामेंट के अंदर छोटी कमिटीज होती है जो पूरा टाइम काम करती रहती है। हम जब पार्लियामेंट देखते हैं, हम सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं, पर उसके बियॉन्ड भी देयर आर स्मॉल कमिटीज दैट वर्क ऑल थ्रू द इयर्स। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, इनकी शॉर्टकमिंग्स क्या है, क्या इश्यूज चल रहे हैं। सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम फॉर जनरल स्टडीज टू, एंड इट इज डायरेक्टली रेलेवेंट फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ इंडियाज पार्लियामेंट। नेक्स्ट है, इंटरेस्टिंग है, प्राइमा फेसी लगता है कि यूपीएससी बेस्ड नहीं है, पर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको हमें करना जरूरी है। सो आप सबको पता होगा पंजाब के अंदर जो हुआ है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर वाज चेंज्ड, देयर वाज सर्टेन, अब वहां पे बहुत बड़ा इशू हो गया यहाँ पे। But what we really identify over this issue over here is that the issue of intra-party democracy, मतलब पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी। सिर्फ कंट्री के, मतलब ये नहीं कि बीजेपी को वोट किया, कांग्रेस को वोट किया, उन्होंने गवर्नमेंट बना दी, पर बीजेपी, कांग्रेस, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, उनके अंदर फंक्शनिंग कैसे होती है, कौन डिसाइड करता है, क्या है। सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट इशू। इनफैक्ट पार्टी सिस्टम पे इट इज मेंशन्ड इन द सिलेबस, और इस पे क्वेश्चंस भी आ रखे हैं। नेक्स्ट इज द कैंपेन लॉन्च्ड फॉर सोशल अकाउंटेबिलिटी लॉ। तो ये राजस्थान का था राइट टू हेल्थ केयर। वैसे ही सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है, उन्होंने पूछ रहे हैं, भाई आपने, कांग्रेस ने इलेक्शन से पहले तो कह दिया था कि हम एक सोशल अकाउंटेबिलिटी लॉ लेके आएंगे, पर आपने उस पर ज्यादा काम नहीं किया। तो इसी रेफरेंस में सोशल अकाउंटेबिलिटी लॉ क्या है, ठीक है, उसका क्या सिग्निफिकेंस रहेगा, क्या रेलेवेंस है इंडिया के लिए, क्या हमें सिर्फ राजस्थान, क्या पूरे इंडिया में नहीं होना चाहिए। सो ऑल दोज एस्पेक्ट्स, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस पर्टिकुलर इशू को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के सबसे, मतलब इस हफ्ते के जो इंपॉर्टेंट न्यूज थे। तो सबसे पहले दिस इज इट, कॉल फॉर लॉ ऑन राइट टू हेल्थ केयर। सो बेसिकली देयर इज अ सिविल सोसाइटी ग्रुप, जन स्वास्थ्य अभियान। ठीक है, सिविल सोसाइटी ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप है, जो बोल रहा है कि राजस्थान में आप लेके आइए इसको। आपने कहा था, भूल गए क्या? 2.5 साल पहले आपने कहा था कि आप एक राइट टू हेल्थ केयर लेके आएंगे।
ठीक है, तो वो इसके बारे में प्रेशर डाल रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर में. सो हियर अगेन वी कैन सी अ थीम कि व्हाट इज द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन इंडियाज डेमोक्रेटिक सिस्टम. तो एक सिविल सोसाइटी, एक प्रेशर ग्रुप कैसे अब एक एडवोकेट कर रहा है, एक चेंज लाने के लिए कोशिश कर रहा है यहाँ पे. ठीक है, सो दिस इज वन अप्रोच. इस पे भी यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है. ओके, बट आवर फोकस ओवर हियर इज राइट्स बेस्ड अप्रोच. पर उससे पहले देख लेते हैं राइट टू हेल्थ केयर में होगा क्या. सो बेसिकली अप्रोच कहता है कि हर व्यक्ति को हेल्थ केयर का एक अधिकार है, वो क्लेम कर सकता है स्टेट से, उसको ये एम्पावर्ड है. और वो क्लेम करने के लिए हेल्थ फैसिलिटीज भी होनी चाहिए, है ना, तभी तो वो क्लेम क्लेम कर सकता है. पर अगर हॉस्पिटल ही नहीं है तो क्या कर लेगा. तो कह रहे हैं कि विद इन द रेंज ऑफ 3 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज रेजिडेंस एक सेंटर होना चाहिए, एक हेल्थ केयर सेंटर होना चाहिए यहाँ पे. ठीक है, और बियॉन्ड दिस अगर हम हेल्थ फैसिलिटीज दे रहे हैं, कोई इंफ्रा क्रिएट किया है गवर्नमेंट ने, देन उस रेफरेंस में देयर शुड बी सोशल ऑडिट, पब्लिक डायलॉग्स एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कि हेल्थ केयर सेक्टर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस एस्पेक्ट पे काम करना चाहिए. आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ सोशल ऑडिट. सोशल ऑडिट कुछ नहीं होता. आपने फाइनेंशियल ऑडिट सुने, वो सीएजी वगैरह अकाउंट्स देखते हैं. वैसे यहाँ पे सोशल ऑडिट में एक फीडबैक लिया जाता है फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जिनके लिए स्कीम लाए गए थे, और देखते हैं कि स्कीम का जब इंप्लीमेंट करी उसका आउटकम क्या आया एट द एंड ऑफ इट. तो एक फीडबैक लिया जाता है. तो दैट इज सोशल ऑडिट, राइट. सो सोशल ऑडिट यू विल ऑलवेज सी वेयर वी लुकिंग एट मोर सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस. ओके, नाउ कमिंग टू द थीम ओवर हियर. एक तो था आपका राइट टू हेल्थ केयर, मतलब हेल्थ केयर बीइंग अ राइट. In fact, this was also recommended in the National Health Policy 2017, जिसमें recommend किया था कि जैसे right to education है एक fundamental right under Article 21, वैसे ही health care should also be a right. ये basic चीज है जो सबको मिलनी चाहिए. ठीक है, so this should be done over here. Now let's see this approach over here, this theme over here. What if the question is asked एक पूरे general terms में, जैसे कि हम देख सकते हैं, there is a shift in service delivery of welfare schemes from a needs based approach to a rights based approach. हाँ जी, तो नीड्स बेस्ड अप्रोच से राइट्स बेस्ड अप्रोच जा रहे हैं. व्हेन वी लुक एट द सर्विस डिलीवरी, गवर्नमेंट की कितनी सारी स्कीम्स है हम इसमें देखते हैं. सो एक्सप्लेन दिस शिफ्ट बाय गिविंग suitable examples and to what extent it has been successful. राइट, कोई भी इशू को करना है, अगर हम मेंस के पर्सपेक्टिव से देख ले, हमारा काम काफी आसान हो जाता है. हमें कितना पढ़ना है, क्या करना है उसके रेफरेंस में. तो इस रेफरेंस में यू नीड टू नो व्हाट इज अ राइट्स बेस्ड अप्रोच. सबसे पहले कैसे ये चीज है. अब कुछ स्कीम्स को हम पहले सोच लेते हैं यहाँ पे. तो सबसे पहले तो व्हाट कम्स टू माइंड इज नरेगा. ठीक है, नरेगा क्या करता है, कौन सा राइट प्रोवाइड करता है, राइट टू लाइवलीहुड. ठीक है, नरेगा, क्योंकि मैंने इश्यूज भी बताने हैं इसमें. सेकंड हो गया आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, वो भी राइट्स बेस्ड है. तो काफी सारी चीजें हैं हमारे पास. ठीक है, काफी सारे हमारे पास एग्जांपल्स है जहां पे राइट्स बेस्ड अप्रोच है. फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, देयर आर प्लेंटी. So see over here, the focus is on rights पे फोकस है, rather than कि यार ये हमें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको ये एंटाइटल्ड हो इस चीज के लिए. नहीं, आपका अधिकार है, आप इसको ले सकते हैं. और अधिकार को क्लेम करने के लिए कैसे होगा, लोगों को अधिकार का पता चलेगा जब उनको अवेयरनेस करी जाएगी. तो इस रेफरेंस में एक वो न्यूमोनिक्स जैसे होते हैं वैसे है एक पैनल मतलब राइट्स बेस्ड अप्रोच का ये एक शॉर्ट में है, दैट इज पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, एम्पावरमेंट एंड लीगैलिटी. तो नीड्स बेस्ड अप्रोच और राइट्स बेस्ड अप्रोच में यही फर्क है. सो हियर द फोकस इज ऑन क्रिएटिंग द अवेयरनेस और लोगों को बताना कि भाई ये जो स्कीम है ना, ये आपका अधिकार है,
ये जो राइट टू एजुकेशन है जो स्टेट प्रोवाइड कर रहा है, ये आपका अधिकार है, आपको क्लेम करना है। सो आप देखिए, हम अधिकार दे रहे हैं, ठीक है, अधिकार दिया गया है बाय लॉ। सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस रेफरेंस? द सिटीजंस आर एम्पावर्ड, द सिटीजंस कैन क्लेम कि हमको ये चाहिए। और कैसे क्लेम कर सकती है? ये लॉ बना रखा है, अगर नहीं करोगे तो एक्शन होगा आपके अगेंस्ट, गवर्नमेंट हैज टू इम्प्लीमेंट इट, ठीक है। सो एम्पावर्ड एंड इट इज लीगल ऑल्सो। अब लॉ तो सबके लिए एक समान है, सो देयर इज नॉन डिस्क्रिमिनेशन। अब क्योंकि ये प्रोवाइड करना पड़ेगा एंड सिटीजंस कैन क्लेम इट, क्लेम करने के लिए पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, और ये प्रोवाइड करना पड़ेगा तो अकाउंटेबिलिटी। सो पैनल, ठीक है, याद रहेगा ये, पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, empowerment and legality. So this is the difference between a needs based approach and a rights based approach over here. तो यहां पे भी आउटकम्स डिफाइन कर दिया कि हम ये प्रोवाइड करेंगे, पर यहां पे the focus is on telling the citizens कि भाई आपका ये अधिकार है, आप लो। So this is what differentiates over here. Okay. So you can explain this shift by giving the examples. आप बता सकते हैं कि recently ये initiatives लिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है, and this is based on the principles of panel. And one of the thing कि ऐसा जरूरत लगे कि rights based approach होनी चाहिए, पहली बात तो community aware होती है, तो फिर there is better implementation. Other thing is that in our country we see that the implementation is very very poor. तो कोई स्कीम लेके आ गए, कोई पार्लियामेंट ने कुछ बना दिया, गवर्नमेंट ने कुछ बना दिया, बट जो लोअर ब्यूरोक्रेसी है वहां पे इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी वेरी पुअर। कभी कभी उनको बजट ही नहीं मिलता, तो उनको भी क्या बोले। पर अगर एक लीगल बाउंडेशन हो जाती है, सिटीजंस आर एम्पावर्ड आल्सो, ठीक है, प्लस देयर इज अ लीगल बाउंडेशन, देन इन दैट केस इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड, देयर इज अ प्रेशर ओवर हियर, राइट। देयरफॉर दिस इज एक बेटर अप्रोच यहाँ पे। Now, to what extent the rights-based approach has been successful? अब rights-based approach तो आप मान लीजिए 2004-5 से चलता आ रहा है, काफी सारी हमारे पास स्कीम्स हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो किस लेवल तक, किस एक्सटेंट तक इट हैज बीन सक्सेसफुल? नरेगा की इंप्लीमेंटेशन कैसी है? नरेगा जिसमें राइट टू लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है, फॉर हुम? द अनस्किल्ड लेबर फोर्स। हम देखते हैं दैट इवन दो द राइट इज प्रोवाइडेड, समवेयर जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है या लोगों की जो अवेयरनेस है वो इतनी काफी नहीं है, गवर्नमेंट खुद ही बजट कम देती है, ठीक है। सो वी सी ओवर हियर, देन वी नो कि राइट टू इंफॉर्मेशन हैज बीन फेयरली सक्सेसफुल, बट इसमें भी कितनी बार आप एप्लीकेशन देते हैं लोग तो डिक्लाइन हो जाती है। सो वी सी इन वेरियस वेज, इवन फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑल्सो, वी सी नंबर ऑफ इश्यूज, ट्राइबल इश्यूज, जो कुछ ना कुछ चलता रहता है कि हमारे लैंड में डेवलपमेंट काम हो रहा है, हमसे कंसेंट नहीं लिया गया, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट कहता है। सो वी सी नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ एग्जांपल्स है हमारे पास जहां हम देखते हैं कि दैट इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी पुअर। राइट टू एजुकेशन ने वैसे अचीव कर लिया है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, बट एट द एंट्री लेवल बाद में हम देखते हैं दैट देयर इज अ हाई ड्रॉप आउट रेट, स्पेशली अमंग्स द गर्ल चाइल्ड, बट दिस हैज बीन फेयरली सक्सेसफुल। चलिए अब नेक्स्ट थीम पे आते हैं, ठीक है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू एंड यू डू ट्राई राइटिंग दिस आंसर, दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो पीपल पेड फॉर ट्रीटमेंट डिस्पाइट प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, ठीक है, उसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम ये वाली है। सो जन आरोग्य योजना, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। सो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना is a flagship scheme of the government aiming to bridge the health divide. जैसे डिजिटल डिवाइड होता है, haves and have nots, वैसे ही health divide, जो क्लेम नहीं कर पा रहे, जिनके पास पैसे नहीं है, and this is specifically for the secondary and tertiary healthcare. प्राइमरी फोकस तो यही था, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर, ठीक है। सेकेंडरी टर्शरी हेल्थ केयर क्या हो गया? मान लीजिए कोई व्यक्ति जाता है हॉस्पिटल और वो एडमिट हो जाता है, ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन होती है, सो दैट इज वन एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी हेल्थ केयर। तो इन दैट रेफरेंस द स्कीम विल प्रोवाइड इंश्योरेंस बेस्ड सपोर्ट, ठीक है। सो दिस इज इंश्योरेंस ओरिएंटेड। ओके, सो डिस्कसिंग द एसेंशियल्स ऑफ द स्कीम,
discussing the essentials of the scheme, bring out the issues and challenges associated with it. So this is the issue that I have picked it up, and this is basically about the what is Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Let me just simplify this question. Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, उसकी क्या अचीवमेंट्स है या उसका क्या इम्पैक्ट है, एंड देन उसकी शॉर्टकमिंग्स क्या है. चलिए एक बार पहले इसको न्यूज में देख लेते हैं. पहले इसके स्कीम के फीचर्स देख लेते हैं एक बार, बाद में न्यूज में देखते क्या लिखा है. इजी रह जाएगा थोड़ा सा. सो आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बेसिकली प्रोवाइड्स हेल्थ assurance. You know, this is kind of a word play over here. Health insurance, basically insurance को assurance बोल रहे हैं कि assured health support of ₹5 lakh per family will be provided. This is completely cashless and paperless. आजकल आपने देखा होगा कभी कभी आप अपनी हेल्थ, एक कार्ड होता है आपके पास, हेल्थ कार्ड, आप जाते हो, आपको बिना कैश दिए कार्ड के बेसिस पे आप क्लेम कर सकते हो पैसे. ठीक है. सो दिस इज कंप्लीटली कैशलेस एंड पेपरलेस एंड इट इज पोर्टेबल अक्रॉस द कंट्री. And who all are eligible? So people who are considered based on the census, socio-economic census of 2011, the eligibility has been defined. Now इस रेफरेंस में the cost, ये जो 5 लाख रुपए पर हाउस होल्ड है, वो जो कॉस्ट है that is shared between the center and the state. 60:40 का रेशियो है. ठीक है. और स्टेट्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर वो चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो वो ऐसे कर सकते हैं. अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है दैट द स्कीम इज एंटाइटलमेंट बेस्ड स्कीम, तो मतलब राइट्स बेस्ड नहीं है ये. ठीक है. तो आई होप यू गॉट अ बेसिक आइडिया ऑफ दिस थिंग. तो मान लीजिए यहाँ पे somebody gets hospitalized, ठीक है, तो somebody is a beneficiary पहली बात तो. So one gets hospitalized, कोई सर्जरी हो गई, कुछ हो गया, ठीक है. तो इन दैट केस द गवर्नमेंट विल रीइम्बर्स, उसको इंश्योरेंस सपोर्ट प्रोवाइड करेगी. ठीक है. तो इंश्योरेंस लिंक्ड है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको देगी, गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी को पैसे दे देगी. नाउ लेट्स लुक एट द न्यूज ओवर हियर. आपको फीचर्स पता लग गए स्कीम के, ठीक है, आपको बेसिक एलिमेंट्स पता चल गए स्कीम के बारे में. नाउ लेट्स लुक एट द इशू ओवर हियर. यहीं से न्यूज से हमें काफी कुछ मिल जाता है. तो देखिए, इन्होंने एक एनालिसिस किया ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, बेसिकली द साउथ इंडियन स्टेट्स. तो आपका आंध्रा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, दी स्टेट्स आर कवर्ड ओवर हियर. एंड ये देखा क्या that more than majority of the population were not able, वो कोविड-19 की वजह से जो हॉस्पिटलाइज हुए थे, उनको हेल्थ केयर बेनिफिट्स नहीं मिले, उनको अपनी जेब से खर्चा करना पड़ा. और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का क्या फोकस था? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कह रहा था that this is a completely cashless and a paperless scheme. It will provide health assurance up to ₹5 lakh per family per annum. ठीक है, यही था ना उसका. तो ये तो यहाँ नहीं हो रहा मीट. और दूसरी चीज देख रहे हैं कि स्टेट वाइज ऑल्सो सर्टेन स्टेट्स ज्यादा लोग बेनिफिट हुए हैं, कुछ स्टेट्स में कम लोग बेनिफिट हुए हैं, इवन दो दे वर एलिजिबल, राइट. So if we look at it holistically, we are looking at कि जो स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन है, somewhere down the line there is an issue between the center and the states. Maybe there is a very poor coordination amongst the states, cooperation नहीं मिल रहा है, that could be one reason over here. ठीक है, एक चीज तो ये हो गई. अब दूसरी चीज है, क्वेश्चन में याद कीजिए, क्वेश्चन कह रहा था इट विल ब्रिज द हेल्थ डिवाइड. पहले यहाँ पे मुझे लिख लेना चाहिए स्टेट. ठीक है, स्कीम ने क्या बोला था? हेल्थ डिवाइड को एड्रेस करेगा. पर भाई हेल्थ डिवाइड को एड्रेस करने के लिए एडिशनल कैपेसिटी हैज आल्सो टू बी क्रिएटेड. ये तो इंश्योरेंस लिंक्ड है, बट इज इट क्रिएटिंग एडिशनल कैपेसिटी? दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. थिंक अबाउट इट. जो हमारा पब्लिक हेल्थ केयर है, ठीक है, जो मेन जो बैकबोन है पब्लिक हेल्थ केयर, जो गरीबों को सबसे ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करेगा, सो उसके लिए तो बजट बहुत कम है. इनफैक्ट द हेल्थ बजट इज अबाउट 1.2% पर जीडीपी. और ये स्कीम में जितने भी पैसे लगे हैं, बात तो कर रहे हैं कि इतना सारा अलॉट किया गया है, पर वो तो हेल्थ बजट से ही है. सो और ये तो इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम है. सो बेसिकली अगर हेल्थ बजट ही नहीं बढ़ा, बजटरी आउटले नहीं बढ़ा, तो फिर डेफिनेटली कैपेसिटी क्रिएशन इज आल्सो नॉट टेकिंग प्लेस, राइट. सो बजटरी आउटले, नो एडिशनल बजटरी आउटले, इसको स्कीम को मिल गया तो क्या हुआ? बियॉन्ड दिस ऑल्सो शुड हैव टेकन प्लेस सो दैट
हेल्थ डिवाइड ब्रीच करने के लिए पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज उस एस्पेक्ट पे भी काम करना जरूरी था। तीसरी चीज है, दिस इज नॉट अ राइट्स बेस्ड अप्रोच, इट इज एन एंटाइटलमेंट बेस्ड अप्रोच। ठीक है, एंड बियॉन्ड दिस आप थोड़े जेनरिक पॉइंट सोच सकते हैं कि इंश्योरेंस लिंक्ड स्कीम है तो फिर ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन मैल प्रैक्टिसेस दैट आर एसोसिएटेड विद इट, कभी अननेसेसरी ट्रीटमेंट्स भी कर देते हैं, राइट। सो ये कुछ ड्रॉबैक्स है विद रेफरेंस टू दी जन आरोग्य योजना। ठीक है, सो ब्रिंग आउट द इश्यूज एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट। नो वर्ड फॉर पार्लियामेंट्री पैनल, ये मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, बहुत अच्छा भी लगता है। GS2 का क्वेश्चन है ये। पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेटिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस एंड अकाउंटेबिलिटी आर द फाउंडेशनल पिलर्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया। In this reference, discuss the utility of parliamentary committees. न्यूज पे आ जाएंगे, न्यूज से हमने इशू निकाल लिया है अबाउट दी पार्लियामेंट्री पैनल्स, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। बाद में जब शॉर्ट कमिंग्स तो हमेशा न्यूज में रहती है, वो बाद में देख लेंगे। ओके, सो क्या क्या 3 वर्ड्स हैं यहाँ पे? रिप्रेजेंटेटिव, रिस्पॉन्सिवनेस एंड अकाउंटेबिलिटी। वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक है फीचर, क्योंकि जब पार्लियामेंट में आप लोगों को इलेक्ट करते हो, लोकसभा आप वोट डालते हो, है ना, तो उसमें क्या होता है, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को पार्लियामेंट भेजते हो। ये लोकसभा मान लीजिए, इसको आपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा ना यहाँ पे। वी आर एन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। वी एक्सपेक्ट कोई प्रॉब्लम हो जाए, हमें कुछ हो जाए, कुछ भी इशू होता है, देन इन दैट केस इट इज रिस्पॉन्सिव एंड इट कैन होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। इनमें से कुछ लोग अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं, राइट। सो इन दैट केस इट कैन होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। यही है ना पार्लियामेंट का काम। सो इन दैट रेफरेंस, अब पार्लियामेंट तो 24 पूरा साल काम नहीं करती। हम देखते हैं देयर आर स्पेसिफिक सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, तो पूरा टाइम काम नहीं करती, स्पेशली द लोकसभा ओवर हियर। ठीक है, तो पूरा टाइम नहीं है, तो वो कौन, तो बाकी काम कौन करता है फिर? इतना सारा काम होता है, कौन करता है? सो दिस इज डन बाय सेवरल पार्लियामेंट्री कमिटीज दैट आर पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। तो छोटी छोटी कमिटीज है। कुछ हैं आपकी स्टैंडिंग कमिटीज जो परमानेंट बॉडीज है। ठीक है, उसमें आपके स्टैंडिंग कमिटीज में हो गए आपके फाइनेंशियल कमिटीज हो गई, तो आपके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो गई, एस्टिमेट्स कमेटी हो गई। ठीक है, तो फाइनेंशियल कमिटीज हो गई आपकी। द सेकेंड इज डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी। ठीक है, तो एक लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। So we have this financial committees. Second is department related standing committees. तो जैसे नाम है department related, तो मिनिस्ट्री वाइज हो सकता है, किसी गवर्नमेंट का किसी डिपार्टमेंट वाइज हो सकता है, और वो क्या करेंगे? डिपार्टमेंट की काम को स्क्रूटनाइज करेंगे, और क्या करेंगे? ठीक है, तो दे विल स्क्रूटनी। ये बिल आया, बजट आया, जो भी आया उसको स्क्रूटनी करेंगे यहाँ पे। सेकेंड इज कोई इशू है विद रेफरेंस टू अ डिजास्टर, डिपार्टमेंट, मान लीजिए रेल का कुछ एक्सीडेंट हो गया, डिफेंस में कुछ काम नहीं हो रहा, कोई पॉलिसी इशू हो गया, उसको एनालाइज करेंगे, राइट। सो दैट इज द टास्क ओवर हियर। दूसरी चीज आप बजटिंग का ले लो, बजटिंग प्रपोजल्स क्या है क्या नहीं है वो सब देखते हैं, बजट मेकिंग में ये लोग कंसिडर करते हैं। So this is the task of the department related standing committees, and beyond this we have the ad hoc committees also. ठीक है, टाइम टू टाइम केस टू केस बेसिस पे कुछ कमिटीज बनती है। So this is basically the parliamentary committee जो टाइम टू टाइम पूरा टाइम काम करती है इन अ क्लोज्ड एनवायरनमेंट। पार्लियामेंट तो कैमरा के अंदर होता है, लोकसभा जो चलता है हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर्स, वो तो कैमरा में चलते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट ओवर हियर, पर क्लोज्ड रूम में देयर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस पार्टीज। ठीक है, आपके जो स्टेक होल्डर्स है, एक छोटा लॉट उसके अंदर होता है। बिकॉज इट इज स्मॉलर देयर इज बेटर रिस्पॉन्सिवनेस। इनफैक्ट ये पार्लियामेंट्री कमिटीज कुछ ऐसी ऐसी चीजें निकाल देती है जिसकी जो पार्लियामेंट कभी कर नहीं पाती, वो ये कर पाते हैं। ठीक है, एंड देन इट कैन होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। व्हाट अबाउट द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी? कितनी बार फटकार लग जाती है कि आपने डिफेंस में इतना बोला था, आप कर नहीं रहे काम, ये देखो क्या हो रहा है, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द 2 फ्रंट वॉर, पर आपने तो कुछ किया ही नहीं। खास इस रेफरेंस में चाइना ने इतने बना लिए। ठीक है, सो वेरियस इश्यूज दे कैन होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल।
Public Accounts Committee plays a very, very important role. Again, in this reference to the expenditures made by the government और जो revenue आया है. So the parliamentary committee, in a very small environment, closed environment, they provide the key elements of the parliamentary democracy, and at the same time, इनकी reports जो होती है, it goes to the parliament for discussion, further discussion. So it makes the parliament much more effective. बिना ये कमिटीज के कुछ नहीं है. कमिटी काम करती है क्योंकि ये तो स्थगित होता रहता है, एडजॉर्न्ड होता रहता है हाउस, पर ये कमिटीज काम करती है छोटे छोटे लेवल पे, तो इसकी एफिकेसी, पार्लियामेंट की इफेक्टिवनेस इससे और इम्प्रूव होती है. इट इज एबल टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल बेसिकली. So with reference to the parliamentary panel, right, we have seen the types of the panel, we have seen the utility of the panel. Now with reference to this, the issues. तो आज एक न्यूज आर्टिकल था, ठीक है, so where it said that जो आज हमारा 7 अक्टूबर है, ठीक है, आप 7 अक्टूबर है, तो कह रहे हैं कि 12 अक्टूबर को टेन्योर खत्म हो गया था पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज का, पर अभी तक इनकी अपॉइंटमेंट्स, न्यू मेंबर्स हैव नॉट बीन अपॉइंटेड. न्यू मेंबर्स आर बेसिकली इलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय द स्पीकर. तो ये नहीं हुआ है. दूसरी चीज, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहले भी होता आ रहा है. सो डिलेस, ठीक है, अगर डिले पार्लियामेंट्री पैनल ही नहीं होगा तो फिर काम क्या करेगा. सेकेंड थिंग इज, हाँ, तो एक वन ऑफ द रीजन फॉर द डिले इज कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने मेंबर्स नहीं भेज रही, नाम नहीं भेज रही, वो भी एक रीजन है यहाँ पे. अदर थिंग वी सीइंग इज दैट लेस नंबर ऑफ लॉज, less number of legislations या bills are going to the parliamentary standing committee for discussions. It's very, very important जो bills है, legislations है, that are scrutinized before they are passed. तो लोकसभा पास करती है, फिर राज्यसभा, या राज्यसभा लोकसभा, पर उससे पहले it is important that the committee scrutinize, ठीक है, उसको डिस्कस करे, डिबेट करे at a smaller level and then give its report, but that is not happening. तो यहाँ पे हमारे पास एक इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिल जाते हैं कि यूपी के टाइम पे UPA 1, UPA 2 60% था and 71% of the bills were going to the committees. पर आज की डेट में it is 25% and 11%, which is very, very low. अभी ये जो फार्मर इशू भी हो गया है ना, फार्मर वाला जो इशू हो गया, जैसे कि so let's say it went to the committee, वो तो एक बिल आया था इन पास, नेक्स्ट डे राज्यसभा पास एंड प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, बट हैड इट गॉन थ्रू द प्रॉपर चैनल देन मे बी दिस सिचुएशन मे नॉट हैव अराइज्ड, राइट. और ऐसी पता नहीं कितनी सारी लेजिस्लेशन है, रोज 35-36 लॉज तो एक बार में पास हो गए थे, राइट. तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, कौन से किसको, पेपर में भी नहीं आ रहे थे, इतनी फास्ट लॉज पास हो रहे थे. सो दिस इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. तो लेस नंबर ऑफ लॉज आर बीइंग पास्ड ओवर हियर. एंड एक और एक चीज यहां कह रहे हैं कि अगर वो बन भी जाते हैं पैनल्स, सो अटेंडेंस ऑफ मेंबर्स टू द पार्लियामेंट्री पैनल्स आर वेरी पुअर, ठीक है, अटेंडेंस नहीं है. आई थिंक आई कैन ऐड फ्यू पॉइंट्स बियॉन्ड दिस आर्टिकल ओवर हियर. सो सम पॉइंट्स आर कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपीज है, उनकी कभी कभी कोर कॉम्पिटेंस नहीं होती जिस कमिटी के अंदर उनको बिठा रखा है. सो कॉम्पिटेंस या टेक्निकल नॉलेज इन दैट पर्टिकुलर फील्ड वो एब्सेंट होती है. सो दैट इज वन कंसर्न, ठीक है. तो अगर आपको किसी को अकाउंटेबल करना है, आपको नॉलेजेबल होना चाहिए, उसकी फंक्शनिंग के बारे में पता होना चाहिए. सो देयर बाय, ठीक है, बिकॉज मेनी ऑफ द टाइम्स द एमपीज आर आल्सो न्यू, रूकी होते हैं, उनको नहीं पता होता है इसको. एंड many a times हर साल ये पैनल नए नए बनते हैं, so they move from one group to the other group, so वो competence नहीं डेवलप होती है. So I hope you are able to answer this question over here. आपको ये इशू समझ आ गया पार्लियामेंट्री पैनल वाला, ठीक है. एक न्यूज है, छोटा सा इशू है, पर उसमें से कितनी सारी हमने चीजें यहाँ से निकाल ली. चलिए, ये सब तो आपको पता ही होगा, इतना इंटरेस्ट तो होता ही है, राइट. तो भावनीपुर के अंदर ये अपना चीफ मिनिस्टर हो गए, हाँ, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, शी विन द इलेक्शन. अगर वो नहीं जीतती तो शी हैड टू विन एन इलेक्शन बिकॉज शी लॉस्ट द इलेक्शन जब मेन इलेक्शन हुआ था, पोल्स हुए थे. सो शी वन द बाई पोल्स ओवर हियर. नेक्स्ट इज जो हमारे
चीफ मिनिस्टर है, ही इज अपसेट, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अब, सो ही वाज अनसेरेमोनियसली ही हैड टू लीव द पार्टी, राइट, सो ही इज अपसेट। एंड इसी रेफरेंस में हम देख रहे हैं, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी नाउ। सो अभी हम देख रहे हैं दैट कांग्रेस के अंदर बिकॉज ऑफ ऑल दिस इशू ओवर हियर, सिर्फ यहाँ पे नहीं है, देयर इज इन राजस्थान ऑल्सो, ठीक है। सो देयर इज दिस ग्रुप हु इज वेरी एंटी द हाई कमांड, जो कांग्रेस की जो हाई कमांड है जो दिल्ली के अंदर है, गांधी बेसिकली। सो देयर इज अ ग्रुप नोन एज G23 which is calling for reforms and intra-party democracy. And here is my question coming up, here is my theme coming up for this analysis, so which is very very important. हाँ जी, तो इश्यूज देख लीजिए आप पहले, आपने ये सब देख लिया होगा, ये पॉलिटिकल इवेंट्स जो थे, ठीक है। तो इसी रेफरेंस में we need to talk about the intra-party democracy. So we basically, अब इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी कह रहे हैं तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी वो कैसे होनी चाहिए, क्या काम करना चाहिए, तो दैट एस्पेक्ट ओवर हियर। सो पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जिनकी अलाइंड पॉलिटिकल थॉट है और वो कहते हैं कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे, हम चलाएंगे, दे चैंपियन द कॉज ऑफ डेमोक्रेसी। बट व्हाट अबाउट द फंक्शनिंग विद इन द पॉलिटिकल पार्टी? And it is very very important that there should be intra-party democracy. See, पहली बात, और स्पेसिफिकली हमें इंडियन पॉलिटी के कंटेक्स्ट में चाहिए, बिकॉज थिंग इज दैट मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स, दे शुड हैव अ से कि वो कौन सा लीडर चाहते हैं उनका, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज द मेंबर्स हु शुड हैव अ से ओवर हियर। यूएसए के अंदर होता है, so we see that this system is functioning over there. So one is that it democratizes the functioning of the political party, ठीक है। Second, it gives the say to the local members, junior most members, उनको empower करता है। It allows the vitality of the political party. हमारी कंट्री के अंदर एक तो opposition है which is dead, absolutely dead, और even जब हम even when we look at the BJP also, right, the main other party, या फिर in fact all the regional parties पे आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, so we see that there is a high command kind of a culture and everything is coming from the top. lower rung पे ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे. So what if this top rung gets weak at some point of time? So this is a cause of concern, right? So these are the things that needs to be specified over here. So democracy, more inclusive party culture, and yeah, it empowers the workers over here. Now, what measures are needed to ensure the intra-party democracy? क्या steps लिए जा सकते हैं इस reference में? तो इस reference में we have certain observations. तो सबसे पहले जो law commission है, लॉ कमीशन ने एक पेपर निकाला था जिसमें दे टॉक्ड अबाउट द रेगुलेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड इनर पार्टी डेमोक्रेसी। इंट्रा पार्टी इनर पार्टी सेम चीज है। तो उन्होंने बात करी थी अबाउट सेक्शन 29 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट which provides for basically the registration of the political party. ठीक है, अगर रजिस्टर हो सकती है तो डी रजिस्टर भी हो सकती है। तो इस रेफरेंस में उन्होंने कहा था दैट देयर शुड बी क्लॉजेस इनफोर्स्ड, पॉलिटिकल पार्टी पे एक प्रेशर होना चाहिए दैट दे इंट्रोड्यूस द सिस्टम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल इलेक्शंस। तो ये कुछ रिफॉर्म्स उनको यहाँ पे लेके आने चाहिए। So this was mentioned. और अगर ऐसा नहीं करती है then in that case Election Commission of India should have the power to deregister them. So by law, by force, this should be done. और ये करेगा कौन? ये Parliament will do it. So Parliament by a law can do this thing. Beyond this, a law was introduced, that is the Draft Political Parties Registration and Regulation of Affairs Act. ठीक है, एक तो ये अप्रोच हो गई आपकी, by the means of a law this can be done. Second thing that there needs to be better awareness about the functioning of the political party. अगर लोगों में awareness भी होती है, a new culture can be created. Third, एक बड़ा interesting perspective आया था in the newspaper. उसमें कहा था कि why not make political parties constitutional?
सी इन दिस रेफरेंस ये एक अलग पर्सपेक्टिव है यहाँ पे कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है दे आर मेकिंग द डिसीजंस, दे आर अल्टीमेटली फॉर्मिंग द गवर्नमेंट ऑल्सो, सो व्हाई नॉट गिव देम रिकॉग्निशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। और जब हम उनको रिकॉग्निशन देते हैं, व्हाई नॉट सेट सर्टेन पैरामीटर्स कि पॉलिटिकल पार्टी को फंक्शन कैसा करना चाहिए, क्या क्या उसके ऑब्लिगेशंस है, वो सब डिफाइन करना चाहिए। सो बेसिकली क्रिएटिंग अ लीगल फ्रेमवर्क, तो वो आपका लॉ के थ्रू हो गया, और या फिर आप उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देते हैं, मोरलेस इट्स ऑन द सिमिलर लाइंस ओवर हियर। तो इस रेफरेंस में हमारे पास एग्जांपल है ऑफ द स्टेट ऑफ जर्मनी, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे रखा है, और ये देना जरूरी पड़ रहा था बिकॉज दे वर वन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, नाजी पार्टी, उसने पार्लियामेंट ही बंद करा दी, कॉन्स्टिट्यूशन बंद करा दिया। तो इस रेफरेंस में उन्होंने ये शुरू किया होगा। तो इसमें बोला है पॉलिटिकल पार्टी मस्ट कंफर्म टू द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, दे शुड सीक टू मतलब they should basically work on the issue of communal harmony, they should work on the they should cultivate the principles of fraternity in the society। ठीक है, वो सब एस्पेक्ट्स में इनको काम करना चाहिए। तो हमारी कंट्री के अंदर हम देखते हैं that there is this dynastic politics that is taking place। ठीक है, इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, तो वही सब एस्पेक्ट को यहाँ पे मेंशन किया है। तो बेसिक तो यही है। तो one is by law a pressure can be put, other thing is by moral persuasion, some pressure can be by citizens, awareness होगी, तो ये awareness ऐसे कर सकते हैं, हार्डली इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हम। Now moving on to the next dimension about the social accountability law. So there is again a civil society group which is campaigning for the social accountability law। कह रहे हैं कि राजस्थान वालों, आप कांग्रेस क्या कर रहे हो, आपने कहा था आप सोशल अकाउंटेबिलिटी भी लेके आओगे, आप लेके नहीं आ रहे। ठीक है, तो इसी रेफरेंस में देखते हैं सोशल अकाउंटेबिलिटी लॉ, पर पहले उससे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाँ जी, तो सोशल अकाउंटेबिलिटी लॉ पे क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एक्सप्लेन द की एलिमेंट्स ऑफ सोशल अकाउंटेबिलिटी, briefly states its relevance in the Indian context। हाँ जी, तो बेसिक चीज है सोशल अकाउंटेबिलिटी क्या है, सोशल अकाउंटेबिलिटी उसके की एलिमेंट्स क्या है, एंड इसकी रेलेवेंस क्या है इंडिया के कंटेक्स्ट में। तो एक बार यहां देख लेते हैं, यहीं देख लेते हैं इसको, छोड़ो। तो सोशल अकाउंटेबिलिटी का बेसिक मतलब ये है दैट द government which is providing the services, it is accountable to the society। ठीक है, so the government is accountable to the society that it serves, simple। so citizen centric governance। और यहां पे कैसे, सबसे पहले जब हम सोशल अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, द फर्स्ट थिंग ओवर हियर इज दैट इट एम्पावर्स द पीपल। इट इज अ लीगल फ्रेमवर्क। अगर ये सोशल अकाउंटेबिलिटी लॉ आ जाता है तो इसका मतलब है राजस्थान में, तो इसका मतलब है कि द गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड, एक अकाउंटेबिलिटी है दैट इट हैज टू प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेज टू द सिटीजंस। ठीक है, सो इट एम्पावर्स। नेक्स्ट इज एम्पावर तो कर दिया, पर एम्पावर करने का क्या फायदा जब तक लोगों को पता ना हो, अवेयरनेस। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज डेवलपमेंट। So next is development। तो इस रेफरेंस में सोसाइटी व्हेन इट्स एम्पावर, सोसाइटी को बेसिकली एम्पावर किया गया है, अवेयर करना है, एंड डेवलपमेंट में इट्स डेवलपमेंट पे काम कराना है यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज द की एलिमेंट्स ऑफ द सोशल अकाउंटेबिलिटी। अब इंडिया के रेफरेंस में इसका रेलेवेंस क्या है। पहले बात, इसको सोशल अकाउंटेबिलिटी होगी कैसे। सोशल अकाउंटेबिलिटी ये होगी कि आप ये बिल के प्रोविजंस एक बार देख लीजिए। तो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट की जो भी इंस्टीट्यूशंस है, इंक्लूडिंग द हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान जो स्टेट के अंदर है, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, दे विल बी कंसिडर्ड एंड दे विल बी अकाउंटेबल फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। और अगर ऐसा नहीं होता देन पेनल्टीज कैन बी इम्पोज्ड ऑन दीज इंडिविजुअल्स। ठीक है, इन पे एक्शन लिया जा सकता है। एंड द बिल ऑल्सो सेट्स अप अ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। समझ आई, कौन से लोग अकाउंटेबल होंगे, उसके बाद
कौन से लोग मतलब क्या क्या पनिशमेंट लग सकती है, अकाउंटेबल वही हो गया। एंड नेक्स्ट इज ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, मतलब लोगों को अधिकार होगा, एक सुनवाई होगी, लोगों को अधिकार होगा कि वो अपनी आगे बात रख सके। एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसके तहत एक सुनवाई होगी एंड एक्शन लिया जा सकता है इन केस ऑफ पुअर गवर्नेंस या पुअर सर्विस डिलीवरी। सो इंडिया के केस में, राइट, इंडिया के केस में वे लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर डिप्राइव्ड एंड दे डू नॉट हैव अ से इन द मैटर्स ऑफ गवर्नेंस। हम देखते हैं कि सब ऊपर से आ रहा है बट लोगों का फीडबैक नहीं लिया जाता कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सो इस रेफरेंस में इफ अ लीगल फ्रेमवर्क इज इम्प्लीमेंटेड, this will aid and empower good governance in the country. So this is the relevance in India's context. अब आप इसको और एग्जाम्पल्स के थ्रू थोड़ा और इसको एलैबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। आप काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, कोई भी स्कीम का आप रेफरेंस दे सकते हैं एंड हाउ इंडिया के केस में सोशल अकाउंटेबिलिटी लॉ विल बी रेलिवेंट। So this basically concludes the session. Right. Thank you for streaming in to Chetan Bharat Learning with me, Shubhashish Singh Rehal. Bye bye. Take care and all the best.